एक कहानी और वो लॉकअप में है। एक कहानी जिसका शीर्षक है और वो लॉकअप में है। आज मैं सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी हुई कहानी। मित्रों नमस्कार। आज होली की मंगलमय शुभकामनाएं आपको देता हूं। कल होली का त्यौहार आप लोगों ने बड़े कायदे से मनाया होगा और शब बारात का भी त्यौहार था। हमारे भारत एक उत्सवों का देश है और उसमें उत्सव हिल मिल कर आपस में प्रेम सौहार्द से मनाए जाते हैं। वो हम लोगों ने मनाया, बहुत अच्छा लगा और बड़े शालीनता पूर्वक कल का त्यौहार मनाया गया। ये बहुत अच्छा लगा। मित्रों, जैसा कि आपको लोगों को मालूम है कि हमारी प्रसिद्ध कहानीकार और लोकप्रिय श्रीमती सुधा सिंह जी के युवा भतीजे का जो बीटेक कर रहा था देहरादून में, उसकी एक दुर्घटना में स्वर्गवास हो गया। इसलिए उस शोकाकुल परिवार पे वज्राघात है और लगभग वो 2-3 शनिवार और मंगलवार तक नहीं आ सकेंगी। तो इसलिए इस कहानियों के टर्न पे मैं कहानी और वो लॉकअप में है ये सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों को विश्वास है कि पसंद आएगी। कहानी थोड़ी साहित्यिक प्रवृत्ति की है। सुनने की कोशिश। ये मेरे द्वारा लिखी गई ये लगभग 15 साल पूर्व की कहानी है। खैर, लेकिन समसामयिक संदर्भों में कहीं न कहीं ठीक लगती है, क्योंकि पूर्वकालीन घटनाक्रम के ऊपर लिखी गई ये कहानी है और उस कहानी की प्रासंगिकता अब भी है। तो देखिए, कहानी शीर्षक है और वो लॉकअप में है। मेरे द्वारा यानी विष्णुकांत मिश्र के द्वारा ये लिखी गई कहानी है जो प्रकाशनाधीन है। अखबारों में कई छप चुकी है। ये अखबारों में 2082-83 में खूब छपी थी, तभी की कहानी है। तो प्रस्तुत है और वो लॉकअप में है कहानी का वाचन मेरे द्वारा। मैं उसे जानता हूं। वो एक अच्छा लेखक है, पत्रकार है, कवि है, वक्ता है और अध्यापक के रूप में हमेशा विद्यालय के प्रधानाचार्य की आंखों में खटकता रहा है। प्रधानाचार्य जी की नापसंदगी के कई कारण हैं। दूसरे अध्यापकों की तरह वो छात्रों को एक एक विषय में 4-5 कापियां लाने को नहीं कहता। भावार्थ, शब्दार्थ, जीवनी अथवा निबंध के लिए कई कई कापियां बनवाने के बजाय उसे केवल एक कापी में ही खिचड़ी की तरह विषय का अध्यापन भाता है। समय का पाबंद है, लेकिन पीरियड समाप्त होने के बाद भी छात्रों को विषय की पूरी जानकारी कराए बिना क्लास से नहीं हटता। शायद छात्र भी केवल उसको ही पढ़ना चाहते हैं। प्रबंधक द्वारा ठेके की धनराशि देकर नियुक्तियां करवाने और सामूहिक नकल की व्यवस्था करवाने का वो घोर विरोधी है। प्रबंधक द्वारा ठेके की धनराशि लेकर नियुक्तियां करवाने और सामूहिक नकल की व्यवस्था करवाने का वो घोर विरोधी है। उस पर हल्ला गुल्ला मचाने के लिए कुख्यात है। साथ ही अध्यापकों की तदर्थ नियुक्तियों को नियमित कराने के लिए वो सदैव प्रभावी संघर्ष में अग्रणी रहा है। इन्हीं सब कारणों को लेकर प्रधानाचार्य महोदय शासन को उसके खिलाफ एक गोपनीय रिपोर्ट भी भेज चुके हैं। वो राम जन्मभूमि हिंदुओं को सौंपे जाने का समर्थन करता है, तथापि मस्जिद गिराए जाने का विरोधी है। इसलिए कुछ लोग उसे संघी कहते हैं तो कुछ लोग उसे कांग्रेसी। वो उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी के समर्थन में लेख लिखता है, इसलिए उसे कम्युनिस्ट माना जाता है। चुनाव में पूंजी के बढ़ते महत्व के कारण भारतीय चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर उसने अपनी तकरीरों में कई बार गंभीर सवाल उठाए हैं। इस पर चुनाव के बहिष्कारों की गंध सूंघने वालों को उसके तार
नक्सलपंथियों से जुड़े होने का संदेह है। जातिगत आधार के समानांतर आर्थिक आधार पर भी आरक्षण किए जाने पर दलित घरों के बूढ़े काका काकियों के पैर छूने के कारण, उनके कोठरों पर बैठकर उनके साथ रोटियां खाने के कारण उसके अपने दादा मिसिर महाराज ने उसे घर से बहिष्कृत कर दिया है। ट्राली पलटने से घायल अनाथ रफीक जुलाहे के लड़के को अपना रक्त ग्रुप मिल जाने के कारण न केवल अपना खून दिया, बल्कि उसको अपने साथ रखकर उसका मलमूत्र तक उठाने के कारण उसके कुटुंब के लोगों ने उसे म्लेच्छ मानकर सदा सर्वदा के लिए नाता तोड़ दिया है। यूं वो अब भी जनेऊ धारण करता है। गायत्री जाप के बिना उसका सवेरा ही नहीं होता। इन सभी विसंगतियों और विरोधाभासों को उसकी बनाई पेंटिंग्स में, जो उसने अपने किराए के घर में लगा रखी, मुझे प्रायः देखने को मिलती रही। अध्यापकों की लड़ाई मुखरित होकर आयाम देने के लिए उसने विधान परिषद चुनाव में अध्यापक प्रतिनिधि के रूप में अपना टिकट भी दाखिल कर दिया था। अध्यापकों की लड़ाई में मुखरित होकर आयाम देने के लिए उसने विधान परिषद चुनाव में अध्यापक प्रतिनिधि के रूप में अपना टिकट भी दाखिल कर दिया था। मुझे याद है कि मतदाताओं से संपर्क के लिए मैंने भी उसके लिए पोस्ट कार्ड पर हजारों की संख्या में पते लिखे थे। उसका पराजित होना तो कोई विशेष समाचार नहीं है, लेकिन उसके कुछ हजारों के व्यय की मार दूसरों के करोड़ों के व्यय से भी अधिक मारक रही है। उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी ही टूट गई थी। यद्यपि उसकी इस टूटन का दर्द उसके मूल्यों की पूंजी के पराजय विशास से कहीं कम है। अपने बच्चों के फ्रिज या केबल कलेक्शन लेने के अनुरोध को बड़े ही तार्किक ढंग से उनके कुप्रभावों के दोषों को समझाकर खारिज करता रहा है। अब तो उसके बच्चों के तर्कों से प्रभावित दूसरे बच्चे भी अपने अभिभावकों से तरह तरह के संशयों पर समाधान मांगते हैं। लेकिन उस दिन उसे ही अपने अनुपयोगी होने का आभास हुआ। जब उसके बच्चों को अमिताभ का केबीसी देखने आने के लिए पड़ोसी शर्मा जी ने अपने घर से भगा दिया था। काश आज वो उन नैराश्य मनों को कुछ समझा पाता। उसकी डायरी के पन्नों में उस दिन पहली बार उसकी पीड़ा का अथाह दर्द प्रवाहित शब्दों में परिलक्षित हुआ था। स्वयं का यह समय का विश्लेषण करना चाहता हूं, शायद अस्तित्व की तलाश में। उसकी डायरी पे लिखे हैं शब्द, स्वयं का यह समग्र का विश्लेषण करना चाहता हूं, शायद अस्तित्व की तलाश में मैं को अलग कर कुछ होने का अभिनय करना चाहता हूं। लेकिन मेरे अपने का विगत वैकल्पिक किरदार की परछाई तक पहुंचने से न जाने क्यों हमें रोकता रहा है। मैं भागना चाहता हूं, लेकिन अपने ही दृष्टि में बार बार पकड़े जाने का अदृश्य भाव हमारी हताशा को आखिर क्यों ललकार रहा है। शायद मैं खुद से ही विभाजित हूं। दूसरे की डायरी चुपके चुपके पढ़ना ठीक नहीं है मित्र, कहते हुए वो अपनी डायरी मेरे हाथों से लेकर निर्विकार मेरे सामने खड़ा हो जाता है। मैं जब भी उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके प्रदीप्त मुख पर कुछ और पढ़ पाना सरल नहीं। आज उसे बहुत दिनों बाद फिर देखा है। उसके आवाज देने पर अनसुनी कर गया हूं। उसने गाड़ी पर एक पुलिस कांस्टेबल से बुलवाया था। मैं टाल जाता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आज उससे मिलना नहीं चाहता, लेकिन आज स्थिति बदली है। पुलिस वैन में बैठे किसी अवांछित से मिलने की हिम्मत नहीं है। कहां कब किस लफड़े में पुलिस उठवा ले। भाई साहब आपको बुला रहे हैं। कांस्टेबल के कहने से पहले ही मैं अपना स्कूटर स्टार्ट कर चुका था। जल्दी में हूं, फिर कभी मिल लूंगा। मैं बिना उसकी ओर देखे ही चला आया हूं। मैं एक गलत आदमी की पहचान से अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित जो रखना चाहता हूं। पता नहीं कब पुलिस संबंधित होने के संदेह मात्र से मुझे भी लपेट ले।
कि मैं इनका साथी हूं। इसलिए कितना गिर गया है आदमी। बाबूजी, भला कोई सोच सकता था वो ऐसे आदमी होगा? कितना गिर गया है आदमी। बाबूजी, भला कोई सोच सकता था वो ऐसा आदमी होगा? पान वाले द्वारा मुझे इंगित करके दी गई सूचना जैसे मेरे कानों में शीशा घोल रही हो। मेरे पूरे बदन में कपकपाहट होने लगी। मेरे नीचे से तो शायद जमीन खिसक रही है। सुना, तुम्हारे आदर्श पुरुष आज धर लिए गए। घर पहुंचते ही पत्नी के कटाक्षपूर्ण वाक्य ने मुझे तिल मिला दिया था। वैसे भी मेरी पत्नी को वो कभी नहीं भाया, कारण वो स्टार, जी टीवी के धारावाहिकों पर चर्चा नहीं कर पाता था। फिल्मी तारिकाओं के विषय में विश्लेषण नहीं कर पाता था। हाँ, गोर्की, टॉलस्टॉय, प्रसाद और प्रेमचंद्र को आदर्श और यथार्थ पर बहस कर सकता था। गांधी चिंतन तो जैसे उसके व्यक्तित्व में रचा बसा हो। मार्क्स के पूंजी सिद्धांतों की व्याख्या यूं ही नहीं अपितु दास कैपिटल की मूल पंक्तियों का उद्धरण देकर करता था। पत्नी द्वारा इससे पहले जब कभी मिसेज मेहरोत्रा की साड़ियों की खूबसूरती पर वार्ता प्रारंभ होती रही है, तब तक उसकी वार्ता में भागीदार होते हुए उस बकवास को रोकने के लिए मैंने उसी को चर्चा की ढाल की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन आज उसकी गिरफ्तारी का समाचार मेरी पत्नी के पास मुझे छेड़ने को काफी था। सचमुच ही आज मैं बहुत दुखी हूं। मेरे सामने रखे चाय के प्याले में उठती भाप की तरह अंदर भी कुछ जलता प्रतीत हो रहा है। मैं अपने को यथार्थ का पिछलग्गू या कि निहायत समझौतावादी होने की भ्रांति पालता रहा हूं। अफसर की हाँ हजूरी, दिन भर झूठ के पुलंदे से निकलती सुविधाओं की गड्डियों में दबे अपने व्यक्तित्व को लिजलिजा मानने की भूल करता रहा। संभव है उसके विराट व्यक्तित्व के बदले खुद को अदना मानना मेरी मजबूरी रही हो, लेकिन आज मैं उससे अपनी लघुता मानने को तैयार नहीं। हो सकता है ऊपर वालों को मैंने तितलियां पहुंचाई हूं, लेकिन कौम के साथ गद्दारी, इतना नीच जाने की सोचकर कि घिन आती है। कोतवाली लाकअप जैसी पीछे से लगता है मुझे वो कुछ कहने को बुला रहा है। एक गिलास पानी पीकर मैं सोने का असफल प्रयास करता हूँ। कल सुबह हुई मुझे पता नहीं चला। सिगरेट लेने के लिए दुकान की ओर बढ़ते मेरे पांव में एक अजीब सी उदासी है। अरे मां साहब, कहाँ से आ रहे हो? उसके एक ही कामरेड अध्यापक साथी की को जिज्ञासा कुछ जानने के लिए रोका। ये सब झूठ है। भैया जी पर लगाए गए इन आरोपों में रत्ती भर सच्चाई नहीं है। उन पर हत्या डकैती के आरोप लगते तो मैं शायद इतना विषाद न होता, मुझे दुखी न होता, वो दूसरे कामरेड जी ने बताया। और मास्टर साहब फपक फपक कर रो पड़े। उसके वो साथी मास्टर थे। मैंने सांत्वना देते हुए आगे जानना चाहा। उसने बताया, प्रिंसिपल के बहकावे पर उन्हीं के एक पालतू टीचर ने उन्हें पीटा, उल्टे थाने ले गए। पुलिस ने घर पर रेड किया तथा कथित रूप से वायरलेस सेट, आतंकवादी संगठनों से कथित पत्राचार के सबूतों से संबंधित कुछ पेपर तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के किसी कथित नेता को भेजे पत्रों की बरामदगी के आरोप पूरी बकवासी है। उन मास्टर जी कश्मीरी आतंकवादियों से संबंधित किए जा रहे हैं। अब मास्टर जी कश्मीरी आतंकवादियों से संबंधित किए जा रहे हैं। बाहरी व्यवस्था, चोर को शाह और शाह को चोर, जब जिसे चाहे उसे बना दे। ये सब उसी हरामी प्रिंसिपल की कारस्तानी लगती है। मुझे याद आ गया, प्रिंसिपल रहमानी के तहत बहुत बड़े आकाओं से जुड़े हैं। पिछले दिनों रहमानी के विद्यालय की लाखों रुपया की हेरा फेरी के विषय में उसी के लेख ने तहलका मचा दिया था। अब मुझे उसके विदेशी एजेंट होने की नौटंकी समझ में आ गई थी। मेरे कदम घर वापसी के जगह थाने की ओर मुड़ जाते हैं। भाई साहब आइए, लगता नहीं लाकअप में वो चिरपरिचित आवाज एक अपराधी की हो। वही शांत मुद्रा, मुस्कान, देदीप्यमान चेहरा, कहीं पर किसी कोने से उसके अपराधी की ग्लानि या कुछ ऐसा ही होने का अभाव नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा ही होने का आभास नहीं दे रहा है।
पूर्ण तेज, अलबत्ता उसके गजब के आत्मविश्वास ने मुझे हिला कर रख दिया है। मेरे कल्पना बिंब ग्लानि बोध की पीड़ा वन प्रवाहित अश्रुओं से उसके हथेलियों को भिगे रहे हैं और मैं अधिक देर उसके हाथों को थामे रखने की ताब नहीं रख सका। मित्रों, ये कहानी है, ये सच्ची घटना है। इमरजेंसी के दौरान एक सज्जन अध्यापक जो मेरे मित्र थे, उनके प्रिंसिपल के कहने पर उनको व्यवस्था के द्वारा बड़ा प्रताड़ित किया। उस समय की ये घटना है, पता नहीं क्या क्या, और बड़े सज्जन, बड़े आदर्श पुरुष। तो उसी पे एक कहानी है। आप लोगों को कैसी ये कहानी लगी, इस कहानी पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मित्रों, एक और बात आपको बताना चाहता हूं। यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है, उस पर एक कहानी मैं अतिरिक्त रूप से मंगलवार को, सोमवार कहा था लेकिन सोमवार को नहीं, मंगलवार को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके किनारे बम गिरे, चलती जा रही 10-11 साल की लड़की, मुंह में कुछ टॉफी दबाए हुए और गाती हुई, गुनगुनाती हुई चली जा रही है। बम आगे गिरता है, फिर सामने गिरता है, बचती चली जाती। यही तो उसका नाम ही है, जाको राखे साइया। वो कहानी नहीं, सच्ची एक समाचार घटना पर बीबीसी के द्वारा दिए गए प्रसारित समाचार के ऊपर है कहानी। उसको कहानी का शीर्षक दे दिया हिंदी में, लेकिन वो बिल्कुल घटनाक्रम, सच्चा घटनाक्रम है और उसमें नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, स्थान तो वही रखा गया है, लेकिन उस युद्ध की विभीषिका का दर्शन उस कहानी में कराने का मैंने प्रयास किया है। मंगलवार की कहानी आप जरूर सुनिएगा। मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।